हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियोस में दो तरीके के डीबीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें से एक थी हमारी AWS नेपच्यून, जो कि बेसिकली ग्राफ डेटाबेस। उसके अलावा हमने पढ़ी थी AWS इलास्टिक कैशे, जो कि बेसिकली कैशिंग सर्विस के लिए यूज़ होता है, जिसके लिए हमने समझा कि कैशिंग के अंदर हम लोग रेडिस यूज़ कर सकते हैं, मेमकैड यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली वेलकी। ठीक है। इसके अलावा हमने नेपच्यून में देखा कि कैसे हम लोग नेपच्यून में ग्रैमलिन या जो कि RDF या स्पार्क्यूल करके इन तरीक़ों के ग्राफ्स को बना सकते हैं, क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है और कैसे बेसिकली इसका प्रैक्टिकल होता है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आज हम देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट डीबी के बारे में। ये किस तरीके का डेटाबेस है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या स्टोर करते हैं और इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन सभी रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट डीबी का पर्पस है वो ये है कि ये बेसिकली जेसन लाइक डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब जेसन डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखिए अगर आपने जेसन लैंग्वेज पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा जेसन में ऐसे कर्ली ब्रेसेस में कोड्स लिखे जाते हैं। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस में यहाँ होती है आपकी की, देन होती है आपकी, उसके बाद नेस्टेड लूप बनाना है, मींस इस की मल्टीपल वैल्यूज़, तो आप फिर से एक कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे और इसके अंदर जो भी इसकी की और वैल्यू होगी वो डालेंगे। तो जब भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे की वैल्यू पेयर में जब कोई डेटा को एंटर करते हैं तो जनरली हम लोग उसे जेसन वैल्यू कहते हैं। ठीक है। बेसिकली ये आपका मोंगोडीबी कंपैटिबल APIs के थ्रू वर्क करता है। इसका मतलब है कि जो भी आप जेसन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे वो मोंगोडीबी APIs के थ्रू डॉक्यूमेंट डीबी में। इसका जो बेसिक्स है वो ये कहता है कि इसमें आप सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेटाबेस में तीन तरीके के हम लोग ने NoSQL के अंदर पढ़े थे डेटाबेस। एक था अनस्ट्रक्चर्ड, एक था सेमी स्ट्रक्चर्ड और एक था फुल्ली स्ट्रक्चर्ड। तो उसको हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर्ड लिखेंगे। तो अनस्ट्रक्चर्ड में मैंने आपको DynamoDB पढ़ाया, स्ट्रक्चर्ड में मैंने आपको RDS पढ़ाया। अब आज सेमी स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट डीबी। ठीक है। तो मतलब आपको तीनों के बेसिस भी पता होने चाहिए कि कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड है, कौन सा स्ट्रक्चर्ड है, कौन सा सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। तो ये बेसिकली एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है जिसमें आप लोग डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं इन बीसन या फिर जेसन फॉर्मेट में। ठीक है। इसके यूज़ केस होते हैं कि आपको जब कोई कंटेंट मैनेजमेंट करना हो, यूज़र की प्रोफाइल्स बनानी हो या फिर प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। तो इन यूज़ केसेस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो बेसिकली ये भी बाकी सब सर्विसेज की तरह ही एक फुल्ली मैनेज सर्विस है जिसको आप लोग स्केल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्कीमा डिज़ाइन मिलता है जो कि बेसिकली NoSQL के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। किसको? NoSQL के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इसके अलावा इट इज़ आइडियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड रैपिड आइट्रेशन। तो कई ऐसे एप्लीकेशन होती हैं जिनको डे बाई डे पे, जैसे मान लेते हैं ऐसे करके मैं आइट्रेशंस बनाता हूँ कि फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ। ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनको आइट्रेशंस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है। तो उन एप्लीकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट डीबी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो आइट्रेशंस की वैल्यू है और परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। और इसकी जो कॉस्टिंग है, अगर वो आइट्रेशन पर कॉस्ट इन हम रिलेशनल डेटाबेस देखें तो उससे बहुत कम है। तो इस वजह से यहाँ पे ये आइट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा जो एक ऐसा पॉइंट जो कि सभी सर्विसेज के लिए कॉमन है वो ये कि ये भी बेसिकली सभी सर्विसों के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकता है। आप इसको अलग अलग सर्विस के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं थ्रू IAM, KMS, AWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, क्लाइंट VPN से कनेक्ट कर सकते हैं, VPC कनेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हमारी AWS में, हम सभी चीज़ों को यहाँ से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करने के लिए मैं आपको अपने ब्लॉग पे ले चलता हूँ जिसमें मैंने एक इन डेप्थ ब्लॉग लिख रखा है जिसके बारे में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है। सो इन टुडेज ड्रिवन एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी आर एसेंशियल फॉर डेटाबेस। ठीक है। तो इस आजकल के एप्लीकेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा जो डेटाबेस है वो सबसे बेस्ट बनता है। तो डॉक्यूमेंट डीबी विच स्टोर्स डेटा इन जेसन लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर आर आइडियल फॉर मॉडर्न एप्लीकेशंस दैट इवॉल्व क्विकली।
तो डॉक्यूमेंट डीबी एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे आप जेसन लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ जेसन ही में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें बेसन में, मोंगो डीबी एपीआई में या किसी भी तरीके से एक फ्लेक्सिबल डेटाबेस के थ्रू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेज़ॉन जो डॉक्यूमेंट डीबी है वो मोंगो डीबी कंपैटिबिलिटी के साथ आता है, जो कि फुल्ली मैनेज, स्केलेबल, अवेलेबल डॉक्यूमेंट डेटाबेस सोल्यूशन आपको देता है इन AWS, ठीक है। तो जिसकी ये मैं इसका व्हाट इज़ वाला जो फैक्टर है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये एक फुल्ली मैनेज्ड है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस सर्विस है जो कि मोंगो डीबी वर्कलोड्स को स्टोर करने के लिए बेसिकली बना है। अभी ये बेसिकली और भी इवॉल्व हो रहा है ताकि आप इसमें मारिया डीबी और इन सब के भी ऑप्शंस आ सकें, बट अभी सिर्फ करंट लेवल पे आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोंगो डीबी का ही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इट अलाउज़ यू टू स्टोर, क्वेरी एंड इंडेक्स जेसन लाइक डॉक्यूमेंट ईजिली। तो आप इसमें जेसन लाइक डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, उन पर क्वेरी कर सकते हैं या इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग से आप समझ सकते हैं कि आप आइट्रेशन मेथड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आइट्रेशन मेथड, ठीक। वाइल इट इज़ कंपैटिबल विथ मोंगो डीबी APIs, DB इज़ नॉट रनिंग मोंगो डीबी अंडर द हुड, ठीक है। भले ही ये मोंगो डीबी APIs के साथ कंपैटिबल हो, पर ये अपने बैकएंड में या फिर उसको हुड कह सकते हैं, उसमें ये मोंगो डीबी को एक्चुअल क्लस्टर नहीं रन करता है। इंस्टेड इट्स फॉल्ट टॉलरेंस आर्किटेक्चर पर्पस बिल्ड फॉर क्लाउड। ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड वर्जन सिस्टम में मोंगो डीबी के क्लस्टर्स नहीं वर्क करता है, इसकी जगह बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे बनाता है, जिससे फॉल्ट टॉलरेंस आर्किटेक्चर हमें मिलता है, ठीक है। तो मतलब ये एक बेसिक है जो कि आपको ही पता होना चाहिए कि ये एक क्वेश्चन भी बनता है कि डॉक्यूमेंट डीबी तो मोंगो डीबी कंपैटिबल है, तो क्या वो मोंगो डीबी को अपने अंदर चलाता है? तो इसका आंसर नो है। इसका आंसर है कि नहीं, वो उसकी जगह वो डिस्ट्रीब्यूटेड और फॉल्ट टॉलरेंस आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी थोड़ा याद रखिएगा। इसके अलावा इसके की फीचर यही है कि ये मोंगो डीबी कंपैटिबल है, और ये वर्ड पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये मोंगो डीबी कंपैटिबल है, सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिव का मतलब होता है कि उसके अंदर वो सर्विस चल रही है, कंपैटिबल का मतलब होता है कि ये इस पे भी चल सकता है बट अपने अंदर इस क्लस्टर को नहीं चलाएगा, ठीक है। तो इन दो वर्ड्स के बीच में बहुत कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, जिस वजह से मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि कंपैटिबिलिटी और सपोर्टिविटी का डिफरेंस एक है चीज़, ठीक है। इसके अलावा ये एक फुल्ली मैनेज्ड है, मींस इसका जो बैकअप्स है, वो पैचिंग है, रेप्लिकेशन है, स्केलिंग है, ये सब बेसिकली AWS अपने लेवल पे हैंडल करता है, ठीक है। तो आपको कोई भी मैनुअल एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें हाई अवेलेबिलिटी के लिए मल्टी AZ डिप्लॉयमेंट्स मिलती हैं जो कि ऑटोमेटेड फेल ओवर के साथ आती हैं, जिसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मेरा जो मेन रेप्लिका है वो फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो राउट्स हैं वो इसकी तरफ फॉलो होने चाहिए, और जैसे ही बेसिकली हो जाता है तो इसको बेसिकली आप फेल ओवर इंस्टेंस बना देंगे और प्राइमरी अब यही रहेगा जब तक ये ना फेल हो जाए। तो कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म पे ये वर्क करता है। उसके अलावा स्केलेबिलिटी के लिए आप इसके रेप्लिका और अकाउंट बढ़ा सकते हैं, जिससे कि रीड कैपेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिक स्टोरेज स्केलिंग अप टू 64 TB, उसके हिसाब से आपका जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ता रहेगा तो इसकी जो स्टोरेज है वो ऑटोमेटिकली ही स्केल होती रहेगी अप टू द 64 TB। इसके बाद वो बेसिकली नहीं बढ़ेगी क्योंकि इतनी आपकी AWS लिमिट। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए आप लोग VPC आइसोलेशन यूज़ कर सकते हैं। VPC आइसोलेशन में बेसिकली आते हैं आपके टारगेट ग्रुप, और EC2 लेवल पे आएंगे सिक्योरिटी ग्रुप, उसके अलावा NACLs। तो ये सब बेसिकली VPC का पार्ट है जिसको हम लोग अगले मॉड्यूल में कवर अप करने वाले हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लेते हैं टारगेट ग्रुप आपका कैसे, मान लेते हैं ये एक मेरा VPC है, इसके अंदर मेरा EC2 इंस्टेंस चल रहा है, तो यहाँ पे जो गेट मैन है ये सिक्योरिटी मैन है, ये कौन है? ये टारगेट ग्रुप, ठीक। अब इस EC2 पे कौन से बेसिकली गेट मैन है या फिर कौन है सिक्योरिटी वाला? ये है सिक्योरिटी ग्रुप। उसी तरीके से इन दोनों के बीच में जो सिक्योरिटी लेवल पे वर्क करता है वो होता है NACL, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सिक्योरिटी वर्क करती है। इसके अलावा परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली यहाँ पे हाई थ्रूपुट्स वर्कलोड मिलते हैं, मीन्स ये हाई थ्रूपुट्स वर्कलोड्स को भी हैंडल कर सकता है विद SSD स्टोरेज। यहाँ पे एक SSD स्टोरेज आपको मिलती है जो कि अच्छे से अच्छा वर्कलोड को भी हैंडल कर सकती है। उसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए आप इसमें क्लाउड वॉच से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आप इसके
लॉग्स और मैट्रिक्स को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था बेसिकली कि डॉक्यूमेंट डीबी क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, उसमें क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं। इसके अलावा ये बेसिकली इसके जो यूज़ केस हैं वो CMS के लिए यूज़ होता है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जस्ट लाइक कि आप बहुत सारे आर्टिकल्स, मेटाडेटा, डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहते हो जेसन फॉर्मेट। इस तरीके का कुछ डॉक्यूमेंट होता है। इसकी एक डॉक्यूमेंट है, इसमें यहाँ पे मैं इसकी मेटाडेटा लिखता हूँ। मेटाडेटा क्या है कि ये क्रिएटेड है, ये डॉक्यूमेंट कब क्रिएट किया गया, क्या टाइम स्टैम्प था इसका ऑथर कौन था, क्या इसका टाइटल है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक वन लाइन। फिर जब इसकी कंटेंट की बारी आई तब इसके कंटेंट में तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये एक नेस्टेड लूप में जाएगा। मान लेते हैं कि पेज 1 पे ये कंटेंट है, पेज 2 पे ये कंटेंट है। तो कुछ इस तरीके से आप इस एक तरीके से बुक को एक स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? एक बुक को स्टोर कर रहे हैं अपने AWS के डॉक्यूमेंट डीबी में। तो कुछ इस तरीके से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। यूज़र प्रोफाइल्स और प्रेफरेंसेस को आप स्टोर कर सकते हैं। ईजिली मैनेज यूज़र अकाउंट विद डायनेमिक एट्रीब्यूट्स, लाइक कि अगर मेरा यूज़र नेम ये है तो उसको बेसिकली कौन सा मोड चाहिए, डार्क मोड चाहिए, लाइट मोड चाहिए, उसको बेसिकली कौन सी सर्विसेज चाहिए, उसका अकाउंट टाइप कौन सा है, अकाउंट टाइप फ्री टियर है या एंटरप्राइज है। तो इस तरीके से आप बेसिकली ये सब डेटा भी मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कैटलॉग्स बनाने फॉर ई-कॉमर्स, लाइक सपोज करें कि जिसके ऑप्शंस शो होते होंगे या कि ये बेसिकली ग्रॉसरी सेक्शन है, ये क्लोथिंग सेक्शन है, उसके अलावा ये हेल्थ केयर सेक्शन है, उसके अलावा ये आपका यूटेंसिल सेक्शन है। तो कुछ इस तरीके से जो अलग अलग कैटलॉग्स होते हैं वो भी आप मैनेज कर सकते हैं डायनेमिकली स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें इस तरीके से एक ऐप का बेसिकली की वैल्यू पेयर में आप इसे स्टोर करते हैं। उसके अलावा आप IoT डिवाइस के मेटाडेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें मेटाडेटा में कॉन्फ़िगरेशन, डेटा लॉग्स और वो किस मॉडल पे वर्क कर रही है, उसके कितने ग्राउंडिंग्स हैं, उसके अलावा उसमें क्या प्रीव्यू इंट्रैक्शन चल रहा है, ये सब भी आप बेसिकली इस डॉक्यूमेंट डीबी में स्टोर कर सकते हैं। गेमिंग एप्लीकेशंस में हाई स्पीड डॉक्यूमेंट स्टोरेज को हम लोग और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं विद इलास्टिक स्केलिंग के साथ। तो ये इसके कुछ यूज़ केस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट इससे भी आ जाते हैं कि मैं एक यूज़र प्रोफाइल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरे को अपना जो यूज़र का अकाउंट के जो मेटा डेटा है उसे स्टोर करना है, तो बेस्ट डेटाबेस कौन सा रहेगा। फिर वहाँ पे ऑप्शन होंगे आपके पास RDS, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है MongoDB, यहाँ पे हो सकता है बेसिकली DynamoDB, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट डीबी। तो मतलब इस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कौन सा डेटाबेस बेस्ट रहेगा ये आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। तो मतलब यहाँ से आप इसको बेसिकली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये इसके कुछ एप्लीकेशंस रहते हैं। तो मतलब इसके लिए आपको, इसीलिए मैं हर जो भी सर्विस हम पढ़ रहे हैं उसके आपके यूज़ के ज़रूर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि कहीं भी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि ये अमेज़ॉन डॉक्यूमेंट डीबी आर्किटेक्चर, यानी इसका क्या आर्किटेक्चर रहता है। तो अमेज़ॉन डॉक्यूमेंट डीबी दो चीज़ों में सेपरेट रहता है, एक रहता है कंप्यूट इंस्टेंस पे, एक रहता है स्टोरेज पे, ठीक है। तो क्लस्टर आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि MongoDB तीन चीज़ें कंटेन करता है, एक है प्राइमरी इंस्टांस, एक है रेप्लिका इंस्टांस, एक है क्लस्टर वॉल्यूम। प्राइमरी इंस्टांस एक ऐसा इंस्टांस है जो कि रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकता है। ये बेसिकली आपका मेन क्लस्टर की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? मेन क्लस्टर की तरह। जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है रेप्लिका इंस्टांस, जो कि अप टू 15 रेप्लिकास बना सकते हैं फॉर रीड स्केलिंग। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है कि ये आपका DB मेन है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आपका एक राइटर है और मल्टीपल रीडर्स हैं। क्या है? मल्टीपल रीडर्स। तो कुछ इस तरीके से ये बेसिकली वर्क करता है। तो यहाँ पे अप टू 15 रेप्लिकास आप बना सकते हैं फॉर रीड स्केलिंग, यानी कि आपकी जो रीडिंग, क्वेरिंग और बेसिकली डेटा एनालिसिंग वाला जो वर्क है वो फास्ट चल पाए, तो इसके लिए आप इसके जो रेप्लिका अकाउंट्स हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा क्लस्टर वॉल्यूम के लिए आप ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करते हैं इसको 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में, जिससे कि आपका जो क्लस्टर वॉल्यूम है वो डिस्ट्रीब्यूट रहे, हाई अवेलेबिलिटी में रहे और फॉल्ट टॉलरेंस भी रहे, ठीक है। उसके अलावा इसके स्टोरेज आर्किटेक्चर में आप बिल्ड फॉर फॉल्ट टॉलरेंस विद 6 रेप्लिकास अक्रॉस 3 अवेलेबिलिटी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके 6 वे रेप्लिकेशन बना देता है अक्रॉस 3 अवेलेबिलिटी, जिससे आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेटिक बैकअप्स एंड स्नैपशॉट्स आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट ऑटोमेटिक बैकअप्स और नॉट। तो उसमें आप अगर टिक करते हैं तो डेटा इज़ कंटिन्यूसली बैकअप टू अमेज़ॉन S3 विथ पॉइंट इन टाइम रिकवरी, यानी कि एक एक पॉइंट का डेटा जिसकी आपने अभी जस्ट एक डेटा डाला मान लेते हैं, ठीक है।
और फिर जस्ट 2 मिनट बाद एक और डेटा डाला, तो उसी टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से टाइम S3 पे भी ये डेटा स्टोर होता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये PITR यानी पॉइंट इन टाइम रिकवरी के तरह आपके S3 में आपका डेटा स्टोर होता रहता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बेसिकली वर्क करता है, ठीक। अब चलिए बात करते हैं और किसी टॉपिक पे। तो अब हम बात करने वाले कंसोल ओवरव्यू पे, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट DB का क्या कंसोल ओवरव्यू है। सो वाइल नेविगेटिंग टू द डॉक्यूमेंट DB कंसोल, हेयर्स व्हाट फाउंड। सबसे पहले आपको मिलता है क्लस्टर्स, यानी कि आपके कितने डॉक्यूमेंट DB के क्लस्टर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्लस्टर ओवरव्यू मिलता है जहाँ पे आपको कितने क्लस्टर्स हैं, कितने एंड पॉइंट्स हैं, क्या स्टेटस है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको यहाँ शो होगा। क्योंकि मैं आपको अभी यहाँ लाइव करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं यहाँ अपने कंसोल पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ बेसिकली डॉक्यूमेंट DB। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट DB सर्च कर लेता हूँ। ओके, शायद से मेरा कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, मैं इससे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट, ये रहा आपका अमेज़ॉन डॉक्यूमेंट DB, ठीक है। तो इसमें मैं आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या क्या शो होता है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। तो जिसके आप देख सकते हैं यहाँ क्लस्टर्स पे आपको क्लस्टर ऑप्शन दिखते हैं कि कितने आपके पास बेसिकली क्लस्टर हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये क्लस्टर ऑप्शन दिखता है। इंस्टांस में आपको बेसिकली इंस्टांसेस दिखते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप एक क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर एक इंस्टांस ऑप्शन आता है। तो मैं आपको अभी वो क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको इंस्टांस ऑप्शन दिखेगा। सबनेट ग्रुप में बेसिकली आपके सबनेट ग्रुप दिखते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने किस सबनेट में बेसिकली अपना इंस्टांस बना रखा है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर ग्रुप्स में आपको कस्टमाइजेबल DB इंजन्स दिखते हैं, जिसमें आप अपने DB इंजन्स को पैरामीटराइज कर सकते हैं। तो मतलब जब तो यहाँ पे आपको उसको पैरामीटराइज करने के लिए या उसके कुछ चेंजेस करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद ऑप्शंस ग्रुप में प्लेस होल्डर फॉर इंजन स्पेसिफिक ऑप्शन नॉट यूज इन डॉक्यूमेंट DB। ये बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट DB में नहीं मिलता है, बट बाकी स्टोरेज जैसे इलाका या फिर आपका बेसिकली जो हमने पिछला पढ़ा था उसमें ये सब ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो पिछला था वो कौन सा था, मैं भूल गया शायद से, नेपच्यून, ठीक है। तो वो नेपच्यून्स में सब ऑप्शन आपको। फिर इवेंट्स आप देख सकते हैं, इवेंट्स मॉड्यूल से कि आपके क्या नोटिफिकेशन आए हैं, क्या आपका एरर्स है, क्या लॉक्स है। स्नैपशॉट में आप बेसिकली स्नैपशॉट स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। परफॉर्मेंस इनसाइट में आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं और मेंटेनेंस। तो अब चलिए स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे बेसिकली एक हम डॉक्यूमेंट DB का इंस्टांस हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्लस्टर्स पे जाना होगा और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखिए अब मैं लाइन वाइज चलता हूँ कि देखिए मेरे को क्या बताता हूँ। सबसे पहले हम AWS कंसोल पे गए, डॉक्यूमेंट DB पे गए और क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर दिया। डेटाबेस क्रिएशन मेथड हमको आपको चूज़ करना होगा। तो बेसिकली डेटाबेस क्रिएशन मेथड ये होता है कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए या इनपुट आउटपुट ऑप्टिमाइज चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैं क्लस्टर आइडेंटिफायर में सेम नेम ले लेता हूँ, जो कि कि आपको हर एक क्लस्टर का नेम यूनिक देना रहता है। इंजन वर्जन आप लेटेस्ट चूज़ कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, अपने हिसाब से बाकी आप फिगर कर सकते हैं, ठीक है। मान लेता हूँ अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको नंबर ऑफ़ रेगुलर रेप्लिकास इंस्टांस चाहिए। तो मतलब आप मैक्सिमम यहाँ 15 बना सकते हैं। ये बेसिकली जो रेप्लिकास है ये सिर्फ और सिर्फ रीड के लिए यूज़ होंगे, राइट इसमें आप नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं मैं सिर्फ एक ही चुनता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही रेप्लिका चाहिए, मीन्स एक होना चाहिए, एक रीड होना चाहिए, ठीक है। इंस्टांस क्लास आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिसकी मैं आपको ऑलरेडी ये सब जो हमारे पिछले IDS इंस्टांस उसमें बता चुका हूँ। D क्या होता है, R क्या होता है, X किस लिए होता है, तो आप वहाँ से उसको फिर से देख सकते हैं। तो मतलब मैं अभी जस्ट एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो मैं फ्री टियर लेके चलता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड में बेसिकली 2 ऑप्शन मिलते हैं पे कॉन्फ़िगरेशन में, एक स्टैंडर्ड और ऑप्टिमाइज। स्टैंडर्ड में आपको पे पर रिक्वेस्ट आपको चार्ज देना पड़ता है। इंस्टांसेस में बेसिकली जो स्टोरेजेस हैं उनका प्राइस यहाँ इंक्लूड नहीं होता है और कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग मिलती है फॉर मैनी एप्लीकेशन विथ लो टू मॉडरेट इनपुट आउटपुट यूजेज, ठीक है। ये भी इनपुट आउटपुट ऑप्टिमाइज में आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कोई देना पड़ता है। इसके अलावा इंस्टांस और स्टोरेज के प्राइस भी इसी के अंदर इंक्लूड है और प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग आती है फॉर ईच एप्लीकेशन। तो इसको आप इम्प्रूव्ड वे में अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अभी आप जो भी चूज़ करना चाहें, आप इसको स्टैंडर्ड लेना चाहें स्टैंडर्ड ले सकते हैं, आप बेसिकली इसको इनपुट आउटपुट ऑप्टिमाइज। अब अगर आपको इसे किसी EC2 इंस्टांस से कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से जाके उस EC2 इंस्टांस को चूज़ भी कर सकते हैं या तो बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अभी यहाँ चूज़ करना कंपलसरी है, ठीक है। तो मतलब मैं अगर इसको बात के लिए छोड़ देता हूँ तो भी आप कर सकते हैं।
ऑथेंटिकेशन में आप अपना यहाँ यूज़र नेम, तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ हर्षित, ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो उसको सेल्फ मैनेज कर सकते हैं या फिर आप उसको AWS सीक्रेट मैनेजर में स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब ये आपके ऊपर है टोटल, क्योंकि उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग भी आएगी। तो देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, इफ़ यू मैनेज द यूज़र क्रेडेंशियल्स इन सीक्रेट मैनेजर एडिशनल चार्जेस अप्लाइड। तो मतलब मैं चलिए एक काम करता हूँ, सेल्फ मैनेजड इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग एंड कैन नॉट बी स्लैश डबल ये वो। तो ठीक है भाई, मैं एक 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना देता हूँ। तो HRSHIT@2345, ठीक है। आई थिंक कुछ यूज़ अ स्लैश डबल कोट और @ तो ठीक है, हम यहाँ पे @ और ये सब चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल एक बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड बना दिया, मैं सेम यहाँ पे भी बना देता हूँ। तो अभी ये कह रहा है पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो अभी मैंने पूरा टाइप ही नहीं किया है इसलिए, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड मैच हो गया है, तो मैं यहाँ इसको नेवर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख क्या रहा था, एस्टिमेट आवरली कॉस्ट फॉर DB3 इंस्टांस इज़ 0.9 पर आवर। DB3 इंस्टांस आर एलिजिबल फॉर 1 मंथ डॉक्यूमेंट DB फ्री ट्रायल फॉर यूज़र। तो अगर आप इसको बेसिकली एक फ्री टियर अकाउंट के अंदर यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कोई भी बिल नहीं आएगा। बाकी एडवांस सेटिंग्स में आप जाके देख सकते हैं कि एडवांस सेटिंग्स में आपको यहाँ VPC ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सा VPC ले रहे हैं। तो मतलब मैं यहाँ भी डिफ़ॉल्ट VPC ले रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट सबनेट ग्रुप में बना रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप भी यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कि आपको किसको इनबाउंड पोर्ट्स में रखना है, किसको आउटबाउंड पोर्ट्स पर रखना है, या किसको बेसिकली आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पोर्ट्स में देखिए यहाँ पे आपको MongoDB पोर्ट दिख रहा होगा, तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और क्लस्टर पैरामीटराइज ग्रुप भी रख सकते हैं। इंक्रिप्शन एट ट्रस्ट पे आपको क्या यूज़ करना है, KMS करना है या आपको डिसेबल करना है। तो मैं मान लेते हैं अभी के लिए इसमें डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि KMS के थ्रू इसमें कुछ चार्जेस भी आते हैं, तो आप इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बैकअप रिटेंशन पॉलिसी में ये रखते हैं कि आपको कितने दिन तक आपका बैकअप रखना है। तो मान लेते हैं मैं एक ही दिन तक अपना बैकअप रखना चाहता हूँ या 13 दिन तक रखना चाहता हूँ, उस हिसाब से आप यहाँ पे रखेंगे। क्या स्टार्टिंग टाइम होनी चाहिए, मतलब क्या विंडो होनी चाहिए बैकअप लेने की, तो वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं भी इसको रात के 12 ही तो 00 मतलब राइट, और ड्यूरेशन लगभग 30 मिनट्स के अंदर ही हो जाएगा। परफॉर्मेंस इनसाइड अगर आपको चाहिए तो इनेबल कर सकते हैं, जिससे मतलब आपको इसकी परफॉर्मेंस इनसाइड मिलती रहेंगी। बट इसका भी कुछ बिलिंग्स आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और लॉग एक्सपोर्टर से आप इसके लॉग एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। और ये भी आप बना सकते हैं कि इनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द क्लस्टर फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटली डिलीटेड, दिस ऑप्शन इज इनेबल, यू कांट डिलीट द क्लस्टर। तो मतलब अगर आप अपने क्लस्टर को डिलीट प्रोटेक्शन में डालना चाहते हैं तो इस पर टिक कर दें, वरना इसको अनटिक कर दें, ठीक है। ये सब करने के बाद आप अपने क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो ये क्लस्टर है ये यहाँ पे बेसिकली बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो देखिए अभी ये क्रिएटिंग स्टेट पे है, तो इसको क्रिएट होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये क्लस्टर वे में दिख रहा होगा, जिसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये लिख के आ रहा है, ये इसका एक रीजनल क्लस्टर है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये इसका रीजनल क्लस्टर है जो कि इस रीजन में बना हुआ है। वहीं जो इसके नीचे वाला है ये इसका रेप्लिका इंस्टांस है, जो कि बेसिकली रीड करने के लिए। तो अगर आप इसके अंदर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर जाके इंस्टांसेस, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक रेप्लिका इंस्टांस क्रिएट हो रहा है जो कि बेसिकली रीड के लिए यूज़ होगा, और बाकी राइट के लिए बेसिकली यहाँ पे जो ये मेन क्लस्टर है इसके अंदर ही एक राइट होता है, जो कि बेसिकली शायद शो नहीं होता है, बट वो बेसिकली राइट का ऑपरेशन वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप जितने ज़्यादा चूज़ करते हैं कि आप 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो उस हिसाब से आपके जितने भी रीड एप्लीकाज होते हैं वो यहाँ शो होते हैं। उसके अलावा आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके देख सकते हैं कि ये आपका इसका ARN है, इसका क्लस्टर आइडेंटिफायर है, ये इसका एंड पॉइंट है, इसके ही थ्रू आप बेसिकली इसको EC2 से कनेक्ट करेंगे। मेंटेनेंस विंडो आपकी ये है कि ये वेडनेसडे को 11 बजे से लगभग 11:34 तक मेंटेनेंस में रहेगा। ऑटोमेटिक बैकअप्स इनेबल्ड हैं 1 डे के लिए, मतलब जो बैकअप होंगे वो सिर्फ 1 डे तक स्टोर रहेंगे। स्टेटस इसका अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ से आप मॉनिटरिंग पे जा सकते हैं कि अभी मैंने कितना इसका रिसोर्स यूटिलाइज़ किया है, क्या इसका थ्रूपुट है, क्या इसकी लेटेंसी है। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि अब ये शो भी होने लगा है कि कितने आपने स्नैपशॉट ले रखे हैं। तो अभी हमने कुछ नहीं ले रखा है, जिस वजह से यहाँ पे अभी ब्लैंक शो है, पर जिस हिसाब से आप इसको यूज़ करेंगे तो ये भी शो होंगे। इवेंट और टैग्स में इसके क्या इवेंट्स है, क्या मैसेजेस आया। मेंटेनेंस में आप इसके मैनुअल स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी ये क्रिएटिंग स्टेट में देखिए हमारा जो क्लस्टर है वो अवेलेबल स्टेट में
है, मतलब कि अब जो हमारा क्लस्टर है वो राइट के लिए एक्सेप्टेबल हो गया है, बस रीड अभी उसका कॉन्फ़िगर हो रहा है, तो वो भी थोड़ी देर में अभी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बाकी कनेक्ट करने के लिए टू कनेक्ट टू क्लस्टर विद मोंगो डीबी शेल, तो आप मोंगो एसएच करके यहाँ कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी कमांड ये है, देखिए मैं यहाँ आप अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से आप इसे कनेक्ट करेंगे। बाकी अगर आपको इसकी यूआरएल चाहिए तो ये इसकी यूआरएल है जिसके थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट टू दिस क्लस्टर विद एन एप्लीकेशन, ये तो मतलब मैं आपको लाइव भी करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अपना मोंगो डीबी खोलता हूँ, मतलब मेरे पास एक मोंगो क्लस्टर है, तो मैं अगर यहाँ पे उसको खोलूँ ये रहा मोंगो डीबी कंपस, ठीक है। तो मान लेते हैं मोंगो डीबी कंपस में अगर आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके कनेक्ट करने का क्या वे रहेगा मैं अभी वो बताता हूँ। मान लेते हैं आप एप्लीकेशंस पर डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो ये आपकी यूआरएल है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ, कॉपीड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इस पर जाना है और प्लस पर क्लिक करना है और अपनी स्ट्रिंग डालनी है, ठीक है। तो मैं अपनी स्ट्रिंग यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड डालना होगा, तो मैं पासवर्ड भी अपना डाल देता हूँ ताकि आई थिंक कुछ दिक्कत ना आए। तो मैंने आई थिंक रखा था हर्षित 234, ठीक है। मैंने आई थिंक यही पासवर्ड अपना रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार मैं इस पर कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि ऐसी कोई फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं। आई थिंक पासवर्ड मैं कुछ गलत डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी उस पासवर्ड डाला है वो मेरे को भी ध्यान नहीं है। तो मैं एक बार 2345 भी ट्राई करके देख लेता हूँ, कहाँ कम करता हूँ मैं। और यहाँ पे एक बार तो ये पासवर्ड है Harshit@2345, ठीक है। तो मैं यहाँ से 5 भी एक बार इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं एक बार 5 इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब आपको मैं जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी मेरा मोंगो डीबी अपडेट हो रहा था जिस वजह से कनेक्ट है। तो मतलब आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मोंगो एसएच करके भी देख सकते हैं कि कैसे आप बेसिकली इस मोंगो डीबी क्लस्टर को कनेक्ट करेंगे और कैसे, ठीक है। उसके अलावा मैं इसको आपको एक बार स्नैपशॉट भी दिखा देता हूँ कि इसका कैसे स्नैपशॉट लेते हैं। तो देखिए अभी हमारा जो रीड वाला प्राइमरी इंस्टांस है वो भी अप एंड हेल्दी हो गया है। अभी आपको CPU स्टैट्स और जो दिखते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आपको दिखती हैं, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं आप उसकी, और मेंटेनेंस विंडो भी एक है जो आप देख सकते हैं। अब अगर आपको इसका स्नैपशॉट मैनुअल लेना है तो आप स्नैपशॉट पर क्लिक करें, इस पर क्रिएट पर क्लिक करें, अपना क्लस्टर चूज़ करें, जैसे कि मान लेते हैं ये क्लस्टर। फिर इसका स्नैपशॉट का नाम क्या है, तो मैं इसको दे देता हूँ आइडिया, मीन्स ये मेरे अंदर एक आइडिया आया है, ठीक है। तो आप इसमें टैग दे सकते हैं, टैग में बेसिकली डेटा एंड यहाँ पे आप दे दीजिए डॉक, तो मैं DC लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो ये मैं इसको टैग दे देता हूँ और ये टैग देने के बाद मैं यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक स्नैपशॉट भी क्रिएट हो गया है जो कि बेसिकली 1 GB स्टोरेज का है, क्योंकि अभी ये खाली है तो इसमें बेसिकली कुछ होगा नहीं। बाकी देखिए इसमें आप मैनुअल भी लिख के आता है कि ये एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। अब आप चाहें तो इससे बेसिकली क्लस्टर भी बना सकते हैं। देखिए आप एक्शंस पे जाएंगे तो यहाँ से रीस्टोर जब ये इनेबल हो जाएगा तो इससे आप एक नया क्लस्टर भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप स्नैपशॉट्स लेते हैं और बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डीबी का मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिकल पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे हम बेसिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कनेक्टिविटी, और अपनी VPC बना सकते हैं, स्टोरेज सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं, KMS के थ्रू मास्टर यूज़र नेम या पासवर्ड देते हैं और रिव्यू करते हैं। उसके बाद EC2 लॉन्च करके हम मोंगो डीबी टूल्स के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप मोंगो डीबी कंपस से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने जो भी ऑपरेशन है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए आप बेसिकली CPU यूटिलाइजेशन, डेटाबेस कनेक्शन और उसके अलावा फ्रीएबल मेमोरी और ये सब चीज़ें भी मैनेज कर सकते हैं। कितना रीड और राइट इनपुट आउटपुट पर ऑपरेशंस हैं, उसके अलावा नेटवर्क थ्रूपुट क्या है, और करके दिखाया कि कैसे आप लोग मैनुअल स्नैपशॉट ले सकते हैं, उसे रीस्टोर कर सकते हैं। स्केलिंग के लिए यहाँ पे आपको वर्टिकल स्केलिंग मिलती है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं इंस्टांस को, कि आप उसको DB3 मीडियम से R5 लार्ज कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं उसकी रीड एप्लीकेशन को या स्केल। तो मैं आपका ये भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आप इसको भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने जब इसका बैकअप लिया तो देखिए अभी ये बैकिंग अप स्टेप में, तो जब भी ये बैकिंग अप स्टेट में होता है तो इसका जो ऑपरेशंस रहते हैं वो थोड़े से स्लो पड़ जाते हैं। तो ये हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि आप जब भी एक बैकअप्स लें तो उसको एक ऐसी विंडो पे लें जब आपका जो इंस्टांस या क्लस्टर है वो इन यूज़ ना हो, ठीक है। तो मतलब आप मान लेते हैं कि आपको इसे मॉडिफाई करना है, तो देखिए यहाँ पे इसका मॉडिफाई ऑप्शन शो होता है। अभी ये इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि
जो मेरा क्लस्टर है वो बैकिंग अप स्टेट में है। जैसे ही ये बैकिंग अप स्टेट से बाहर आएगा तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे इसको ये दिखा देता हूँ कि आप इसको रीड रेप्लिकास को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब आप रीड रेप्लिका मॉडिफिकेशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी रीड रेप्लिका की साइज़ आप यहाँ से दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ इसका प्रमोशन टियर बढ़ा सकते हैं और बेसिकली यहाँ से इसका काउंट बढ़ा सकते हैं क्लस्टर पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें ये वर्क करता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो ये डॉक्यूमेंट डीबी है ये काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। बाकी इसकी जो प्राइसिंग रहती है वो आवर्स के हिसाब से रहती है कि आप आवर इंस्टांस टाइप के हिसाब से बिल है वो आएगा। स्टोरेज आपका बेसिकली $0.1 रहता है पर जीबी के लिए एक मंथ का। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन $0.2 रहते हैं पर मिलियन रिक्वेस्ट के लिए। बैकअप्स आपके अगर डीबी साइज़ तक है उसके बाद का जो है वो 0.021 पर जीबी का होता है। और डेटा ट्रांसफ़र का भी आपका अगर इंटर एजी में है तो वो फ्री है, पर इंटर रीजन में तो वो चार्ज। इससे ये डॉक्यूमेंट डीबी हमारा वर्क करता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये तो फाइनली गाइस अब हमने जो हमारा स्पेशलाइज्ड डीबी सीरीज़ या मॉड्यूल चल रहा था वो हमने कर दिया है। तो फाइनल अगर हम लोग एक समरी पे आए कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि देखिए अगर आपको एक इन मेमोरी की वैल्यू कैशे इस तरीके का अगर कोई डेटाबेस चाहिए तो उसके लिए आप लोग इलास्टिक कैशे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फास्ट रीड मिलेंगी, रेडिस और मेमकैट के ऑप्शन मिलेंगे। नेपच्यून में आप ग्राफ डेटाबेस बना सकते हैं जो कि आपकी रिलेशनशिप्स और हायरार्की को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपको ग्रैमलिन और स्पार्क्यूल मिलता है। बट जब आपको फ्लेक्सिकल सीमा चाहिए, मोंगोडीबी एपीआईज़ के थ्रू जेसन डॉक्यूमेंट को कंटेन करना है तो आप लोग डॉक्यूमेंट डीबी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पूरा एक स्पेशलाइज्ड डीबी की सीरीज़ जिसमें मैंने 3 स्पेशलाइज्ड डीबी जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड और रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा माइग्रेशन सर्विस मीन्स कैसे हम एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस से डेटा माइग्रेट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।